आज की कहानी है दोस्तों खामोशी। माधव, आज शनिवार है, शाम को कहीं घूमने चलें? अरे यार, घर में ही रहते हैं ना, हर वीकेंड पर कहीं जाना जरूरी है क्या? चलते हैं ना, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ। माधव, उनके साथ तो जाती ही हूँ, तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए? अपने रिश्ते को अर्चना, फिल्मी बातें मत करो, हम पूरे समय साथ ही तो होते हैं। अब ऑफिस जाना छोड़कर तुम्हारा दिल बहलाऊं क्या? माधव, कितने दिन हो गए हमने साथ बैठकर ढंग से बात नहीं की। अरे रोज तो बात करते हैं, अब क्या रह गया? कुछ बातें फिर भी अनकही रह जाती हैं। माधव के साथ साथ अर्चना भी चौंक पड़ी सामने से आई इस आवाज से। अपनी लड़ाई में वे ये भी भूल गए थे कि वे अपने घर में नहीं, अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़े थे। माफ कीजिएगा बीच में बोलने के लिए। नहीं, वो हमें ही ध्यान रखना चाहिए था, माधव ने अर्चना को घूरते हुए कहा। आइए ना, अंदर बैठकर बातें करते हैं। जी नहीं, हमें ऑफिस के लिए पहले ही देर हो गई है। ऐसी बात है तो मैं रोकूंगा नहीं, पर एक शर्त है, आज शाम की कॉफ़ी आपको हमारे साथ पीनी होगी। मेरी पत्नी नीना आपसे मिलकर खुश होगी। तो कहिए मिस्टर माधव मजूमदार, और ये है मेरी पत्नी अर्चना। अच्छा, और मैं मनोज सिन्हा। तो फिर शाम की कॉफ़ी डेट पक्की? हाँ हाँ, हंसी का सम्मिलित स्वर। इस अपार्टमेंट में आए हुए माधव और अर्चना को 4 महीने हो गए थे। इससे पहले उनका किसी दूसरे पड़ोसी से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था। जान पहचान बढ़ाने के लिए दोनों ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तय समय पर दोनों मिस्टर सिन्हा के घर पहुंच गए थे। दरवाजे के बाहर मनोज और नीना के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। बेल बजाने पर एक 40-42 साल की महिला ने दरवाज़ा खोला। जी, वो मिस्टर मनोज। आइए अंदर आ जाइए आप दोनों। कमला, आप इन्हें बैठाइए, मैं भी आता हूँ। अंदर से मनोज जी की आवाज़ सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद वो खुद आ गए थे, हाथों में कॉफ़ी की ट्रे लिए हुए। गुड इवनिंग माधव, गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग मनोज जी। माधव और अर्चना की सम्मिलित स्वर। भाई, नीना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही हैं। उठते ही आप दोनों से परिचय करा दूंगा। माधव और अर्चना दोनों को यह बात अटपटी लगी कि मेहमान को घर बुलाकर गृह स्वामिनी स्वयं गायब थी। अभी दोनों कॉफ़ी पी ही रहे थे कि हंसी की एक तेज आवाज़ ने दोनों का ध्यान सामने वाले कमरे की तरफ कर दिया था। ये कैसा अलार्म है? अर्चना अपना कौतूहल दबा नहीं पाई थी। नीना की आवाज़ है। नीना ने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे ही अलार्म बना लिया था। पहली बार तो मैं भी चौंक पड़ा। ओह, काफ़ी हंसमुख है ना नीना जी। शायद नीना जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जब उसकी हंसी बहुत तेज थी, जब वो हंसती तो आस पड़ोस वाले भी जान जाते थे। मैं अक्सर सोचा करता, जरा भी तमीज़ नहीं है इस औरत को। कहने को तो डबल एमए है, कॉलेज में लेक्चरर है, परंतु बुद्धि ढेले भर के बराबर नहीं। बातूनी तो इतनी कि मैं भी कभी कभी खींच उठता हूँ। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, परंतु इन 12 सालों में मैंने कभी उसे दुखी या उदास नहीं देखा था। बच्चा न हो पाने का मुझे कोई खास दुख नहीं था, परंतु माँ बन पाने की चाह अधूरी रह जाने के बाद भी नीना की आंखों में दर्द की एक रेखा भी मैंने नहीं देखी थी। जैसे दुखी होना उसे आता ही नहीं था। हर रात उसके पास बातों का पिटारा होता था मेरे लिए। मनु, बातें करते हैं ना, सो गए क्या? नहीं, सुन रहा हूँ, तुम बोलो। अपना चेहरा तो मेरी तरफ करो। जाने कितनी बातें थी उसके पास जो खत्म ही नहीं होती थी। वो बोलती रहती थी और मैं ना जाने कब सो जाता।
कभी ठीक से सुना ही नहीं। आखिर वो क्या कहती थी? आपकी शादी अरेंज हुई थी? अर्चना ने पूछ लिया। जी नहीं, बकायदा प्रेम किया था हमने, वो भी फिल्मी वाला। छुप छुप कर मिलना, रोमांस फरमाना, माता पिता के तुगलकी फरमान का सामना करना, फिर अंत में जैसे हिंदी फिल्मों में सब ठीक हो जाता है, उसी तर्ज पर हमारे माता पिता भी मान गए। परंतु उन दिनों मुझे नीना का मत इतना बोलना कभी नहीं खला। उसकी इन्हीं अदाओं पर मुझे प्यार आता था। कहते हैं ना कि प्यार से अपना दिल जिसे कहते हैं, वो तिल तिल अब दाग नजर आता है। शादी के 10 सालों बाद तो अपना महबूब भी सयाद नजर आता है, परंतु नीना की तरफ से कभी कोई बदलाव मैंने महसूस नहीं किया था। जितनी अच्छी तरह से वो मुझे समझती थी, उस तरह से मैं कभी स्वयं को भी नहीं समझ पाया था। कब मुझे चाय चाहिए होगी, कब मेरा पकौड़े खाने का दिल कर रहा होगा, कब मैं बॉस से झगड़ के आया हूँ, कब मैं उदास हूँ, ये सब वो मेरे बिन कहे समझ जाती थी। क्योंकि शायद हर स्त्री के अंदर कहीं न कहीं एक माँ छुपी हुई होती है। हर पार्टी की जान हुआ करती थी नीना। कोई भी मुझे आमंत्रित करता तो उसके पहले उसका अनुरोध होता, भाई अकेले मत आना, भाभी को जरूर लेकर आना। नीना का कहीं भी जाकर उसी परिवार का हो जाना मुझे बहुत परेशान करता था। मैं उसे अक्सर कहा करता था, तुम गेस्ट से कब होस्ट बन जाती हो पता ही नहीं चलता। सबसे इतना घुल मिल जाती थी। खाना अच्छा बनाती है वो? अर्चना के इस सवाल पर मुस्कुरा दिए थे मनोज। जी नहीं, नीना को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। हाँ, मगर उसे खाना खिलाना आता था। इतने प्यार और इतने सलीके से वो खाना सर्व करती थी कि 2 रोटी खाने वाला 5 खा जाता। मेरे दोस्त अक्सर कहा करते थे कि भाभी जी को दिल जीतना आता है। मेरा जवाब होता कि तेरी भाभी को बातें बनाना जो आता है। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैंने एक औरत से नहीं, टेप रिकॉर्डर से शादी कर ली हो। पर मनोज जी, आप बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नीना जी तो इससे पहले कि मनोज कुछ कहते, कमला आ गई थी। साहब मैं चलती हूँ, खाना बना दिया है और मैडम के कपड़े भी बदल दिए हैं। कमला जी 1 मिनट रुकिए, आपकी तनख्वाह निकाल कर रखिए, अभी लेकर आता हूँ। मनोज जी के अंदर जाते ही माधव ने कमला से पूछ लिया था, ये नीना जी का क्या चक्कर है? बार बार था बोल रहे थे, जबकि उनकी पत्नी तो अभी जिंदा है। मैडम होकर भी नहीं है, क्या मतलब? अर्चना ने पूछा। आज से करीब 4 साल पहले मैडम को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। मैडम कोमा में चली गई थी। 2-2.5 साल तो साहब ने अकेले ही मैडम को संभाला। फिर दोस्तों के समझाने पर 1.5 साल पहले मुझे काम पर रखा। पर कमाल की बात तो ये है कि पता नहीं कैसे साहब को बिना मैडम के बोले ही पता चल जाता है कि उन्हें बाथरूम जाना है, कब उन्हें टीवी देखना है, कब भूख लगी है, कब कहानी सुननी है। साहब तो मैडम को तैयार भी खुद करते हैं। वो तो आज आप लोग आ गए इसीलिए मैंने कर दिया। टीवी, बाथरूम, इसका मतलब काफ़ी सुधार आ गया है उनकी हालत में। तब से अब तक बस इतना सुधार आया है कि मैडम कोमा से तो बाहर आ गई, लेकिन क्या? लेकिन मेरे टेप रिकॉर्डर का म्यूट बटन दब गया माधव जी। मेरी नीना की आवाज़ चली गई और साथ ही पेट के नीचे का हिस्सा भी निर्जीव हो गया है। मनोज जी आ गए थे। कुछ देर तक सभी चुप बैठे थे। कमला के जाने के बाद अर्चना ने बात की शुरुआत की। माफ़ कीजिएगा मनोज जी, वो नहीं, कोई बात नहीं। पर अचानक ये कैसे हुआ? माधव ने पूछा। उस रात मैं ऑफिस से लेट घर पहुंचा था। नीना के छात्र छात्राओं की भीड़ घर पर ही थी। वो उनके साथ बैठी हुई रसायन शास्त्र के किसी अध्याय पर चर्चा कर रही थी। जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आया, घर खाली हो चुका था। मुझे देखकर हंसते हुए बोली, डिनर करोगे या करके आए हो?
जला भुना तो मैं था ही, उसके इतना कहते ही चिल्ला पड़ा। मेरे पास तुम्हारी तरह इतने चाहने वाले तो हैं नहीं जो साथ में डिनर ऑफर करें। मुझे लगा था अब तो पक्का लड़ेगी मुझसे, परंतु उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं उभरी और वो हंसते हुए बोली, हाँ भाई, तुम्हारी ये बात भी सही है। कड़वा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, खाने की हिम्मत तो सिर्फ मुझ में ही है। अच्छा, तो मैं करेला हूँ? हाँ, और तुम्हें तो पता है ना मुझे करेला कितना पसंद है। ना चाहते हुए भी मैं हंस पड़ा। अच्छा चलो मैडम, डिनर कर लेते हैं। तुम कर लो, मैं तो कर चुकी हूँ। कैसी बीवी हो तुम? दुनिया भर की औरतें अपने पति का खाने पर इंतजार करती हैं, उनके आने पर साथ में खाना खाती हैं। करती होंगी, पर नीना उनके जैसे नहीं है। वैसे भी एक पुण्य आत्मा ने कहा है कि खाने के लिए भूख का इंतजार करना चाहिए, पति का नहीं। अच्छा, कौन सी पुण्य आत्मा? जरा मैं भी तो सुनूं। वही जिनके पति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। एक साथ हंस पड़े थे हम दोनों। उस रात बिस्तर पर लेटकर जब मैं फेसबुक चेक कर रहा था, वो मेरे पास आई और कहने लगी, क्या कर रहे हो? बातें अपने दोस्तों के साथ। दूर बैठे दोस्तों से बातें कर सकते हो, पास बैठी पत्नी से नहीं। क्या बात करूं तुमसे? कौन सी बात बची है करने को? दिन भर तो बोल बोल कर दिमाग खराब कर देती हो। इसने वो कहा, उसने ये किया। कितना स्टॉक है तुम्हारे पास बातों का, जो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ करती हूँ मैं, पर तुम ही बताओ कितनी बार अपना फ़ोन साइड में रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बात सुनते हो? क्या सुनूं मैं? अपनी माँ की बुराइयाँ? नीना की सभी अच्छाइयों पर उसका मां ना बन पाना जैसे ग्रहण था। इसीलिए मेरी माँ एक भी मौका नहीं छोड़ती थी नीना को नीचा दिखाने का। जैसे औरत की पहचान केवल माँ बनना हो, जैसे मेरा खानदान धरती पर बची एक विलुप्त प्रजाति हो जिसके समाप्त होने का खतरा बना हुआ हो। मेरे उस प्रश्न पर शायद थोड़ा विचलित हुई थी वो, परंतु तुरंत ही पलटवार करती हुई बोली, क्या बाबू मुशाए, तुम तो जानते हो मैं पीठ पर वार करने में यकीन नहीं रखती, इसीलिए जो भी कहना होगा तुम्हारी माँ के मुंह पर कहूँगी। उसकी इन्हीं बातों पर प्यार आ जाता था मुझे। फिर उसे अपनी बाहों में लेकर मैंने पूछा था, तो फिर बताओ कौन सी बात करनी है? कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। कमाल है, तुम किसी और की भी सुन सकती हो। मनोज, अच्छा बताओ। उसके बाद पता नहीं नीना क्या क्या मुझसे बताती रही। आज याद करता हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ भी सुना ही नहीं था। मैं तो क्रिकेट देखने में व्यस्त हो गया था। पता नहीं कब तक बोलती रही थी वो। अचानक ही एक चीख से मेरा ध्यान नीना की तरफ गया। क्या है नीना, ऐसे क्यों चीखी तुम? कब सीखोगी तमीज़? हड़बड़ाहट में मेरे हाथों से टीवी का रिमोट भी गिर गया था। एक ही घर में अजनबी बन गए हैं हम दोनों। तुम कहते हो मैं इतना बोलती हूँ, क्या तुम सुन पाते हो मुझे? क्या तुम तक बात पहुँच पाती है मेरी? गुस्से में मैं पागल हो गया था। क्या सुनूं? अपने घर में शांति के लिए तरस गया हूँ मैं। तुम्हारी दिन भर की फालतू बकवास से थक गया हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती तुम? जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लगते हैं अरु। आज तुम्हें मेरी आवाज़ बुरी लग रही है, कल कहीं खामोशी न चुभने लगे। इसके बाद नीना सो गई थी। नींद में ही उसे स्ट्रोक आया और मेरी जिंदगी में खामोशी भर गया। कमरे में एक चुप्पी पसर गई थी। मनोज जी, डॉक्टर क्या कहते हैं? अर्चना ने पूछा। इलाज कर रहे हैं, अगले महीने नीना को अमेरिका ले जा रहा हूँ। देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माधव ने दिलासा देने की कोशिश की।
मनोज ने एक लंबी सांस ली और बोले, एक बात कहूँ आप दोनों से, चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारे पास ऐसे मुट्ठी में कैद हो रेत जैसे, इससे पहले कि वक्त फिसल जाए मुट्ठी से तुम्हारी, जी लो हर लम्हा आखिरी वक्त हो जैसे। आ अंदर कमरे से आ रही थी इस आवाज़ को सुनकर मनोज जी अचानक खड़े हो गए थे। बस इतना ही कहना था आप दोनों से। अब आप दोनों को मुझे माफ़ करना होगा। नीना को टीवी देखने का मन कर रहा है तो मुझे उसके पास जाना होगा। दोनों को दरवाजे तक छोड़ने मनोज जी आए तो अचानक माधव रुक गया और पलटकर उसने मनोज जी से पूछ लिया, मनोज जी, आपको कैसे पता चला कि नीना जी को टीवी देखना है? चेहरे पर फीकी हंसी आ गई थी उनके। कोई कमाल की बात नहीं है माधव, बस जिंदगी भर जिस नीना की आवाज़ ये दिल सुन नहीं पाया था, उसकी खामोशी को भी अब सुनने लगा हूँ।